नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? आपको बताना है टॉमस रो, फाहियान और हेनसॉन्ग किस क्रम में भारत आए थे। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करें तो सबसे पहले फाहियान भारत आया, फिर फाहियान के बाद हेनसॉन्ग और हेनसॉन्ग के बाद टॉमस रो भारत आया। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। बात करें हेनसॉन्ग की, तो हेनसॉन्ग एक चीनी यात्री। हेनसॉन्ग नालंदा बिहार में पढ़ने के लिए एवं भारत से बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए 600 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया। इसने पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। बात करें टॉमस रो की, टॉमस रो यह एक मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। प्रश्न संख्या 2, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी वाडीवास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लासी। सिराज उद दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बात करें प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित नदिया जिले में प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध बंगाल के शासक सिराज उद दौला की सेना तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब की सेना की हार तथा बंगाल के ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। बात करें लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन सी हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रश्न संख्या 5, मौर्यकालीन भारत की विवरण वाले इंडिका के लेखक थे। तो आपको जो इसका सही जवाब बताना है ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी हेनसॉन्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मौर्यकाल की विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। बात करें मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 299 ईसा पूर्व के मध्य रहा। इसने अपनी पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, साइमन कमीशन किस वर्ष प्रथम बार भारत आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1928। तो प्रश्न संख्या 6 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी वर्ष 1928। साइमन कमीशन पहली बार वर्ष 1928 में भारत आया। साइमन आयोग ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिनका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया। इस साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिनके नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा साइमन कमीशन। इस कमीशन में सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। यह कमीशन फरवरी 1928 में भारत पहली बार आया। इसका भारत में व्यापक विरोध किया गया। इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ।
तो प्रश्न संख्या 7 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्ष 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस की इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न संख्या 8, निम्न का मिलान करें। आपको बताना है कि किसका कौन सा मिलान सही होगा। तो बात करें इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। मित्र मेला की शुरुआत वीडी सावरकर ने की थी तथा होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो आपको इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था। ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी, फजलुल हक। ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के जुड़ने से विरोध किया था। जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी लेने की भर्त्सना की थी तथा कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम किया था। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ऑप्शन ए, गदर पार्टी। ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति। ऑप्शन सी, अभिनव भारत ग्रुप। ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो प्रश्न संख्या 10 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की प्रारंभिक गतियों में काकोरी कांड प्रमुख है। राम प्रसाद बिस्मिल ने यह विचार पेश किया कि धन इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक डकैतियाँ की जानी चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य एकमात्र सरकारी धन प्राप्त करना ही होना चाहिए। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इसी घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। आपको बताना है। ऑप्शन ए, गोदावरी। ऑप्शन बी, कृष्णा। ऑप्शन सी, गंगा। ऑप्शन डी, कावेरी। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, कृष्णा। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए, वर्ष 1951। ऑप्शन बी, वर्ष 1953। ऑप्शन सी, वर्ष 1955। ऑप्शन डी, वर्ष 1958। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, वर्ष 1953। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई वर्ष 1953 में की गई। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवं नेपाल मूल के भारतीय तेंजिंग नार्गे शेरेपा ने चढ़ाई की थी। प्रश्न संख्या 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम है। आपको बताना है। ऑप्शन ए, बसरोड़गढ़ अभयारण्य। ऑप्शन बी, दर्रा अभयारण्य। ऑप्शन सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी, घाट प्रभा अभयारण्य। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आपको सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क के स्रोत हैं। ऑप्शन ए, दिल्ली राजहरा। ऑप्शन बी, कोरबा। ऑप्शन सी, उमरिया। ऑप्शन डी, राजानंदा गांव। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत दिल्ली राजहरा में मिलता है। प्रश्न संख्या 15, दिए गए दर्रे एवं उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, 2 और 3, यानी बारालापचा और सिपकिला उत्तर प्रदेश। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बारालापचा सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन
उत्तर प्रदेश दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। बात करें तीसरे की, थागाला, नीति पास और लिपुलेख जो कि इसमें हिमाचल प्रदेश दिया है, तो यहाँ पे आपका ये हिमाचल प्रदेश न होकर उत्तराखंड होगा, इसलिए आपका ये दोनों ऑप्शन गलत है। बाकी आपके अन्य ऑप्शन, पहला जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है तथा चौथा नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, ये भी सही है। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से पूछा कौन सा गलत है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी शेयरों की कीमत, ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन डी व्यक्तिगत कर। तो प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि अधिक होने की संभावना होती है। प्रश्न संख्या 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। प्रश्न संख्या 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी द्वितीयक, ऑप्शन डी कृषि। तो प्रश्न संख्या 18 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए तृतीयक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन एडबर्ग। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पी.वी. नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। प्रश्न संख्या 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। और पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल ये आपका राज्य सूची में सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबंध न्यायतंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण, ऑप्शन डी लिखित संविधान और लिखित संविधान की सर्वोच्चता। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिबंध न्यायतंत्र। यह संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी आपकी अन्य विशेषताएं अर्धसंघीय संरचना है, शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? आपको बताना है
राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। तो प्रश्न संख्या 24 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्यों का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आपका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। प्रश्न संख्या 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन ए स्विच चालू होने पर, ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर, ऑप्शन सी स्विच बंद या चालू होने पर, ऑप्शन डी इनमें कोई वोल्ट नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 26 का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्विच चालू होने पर। प्रश्न संख्या 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। प्रश्न संख्या 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपको बताना है नींबू में जो खट्टा स्वाद होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 28 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खट्टा स्वाद की उपस्थिति होती है। प्रश्न संख्या 29, कर्कटजनक रसायन से होता है? ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी दमा। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कैंसर। प्रश्न संख्या 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंतःचर्म, ऑप्शन बी अधिचर्म यानी एपिडर्मिस, ऑप्शन सी चर्म यानी डेमिस, ऑप्शन डी विशिष्ट चर्म। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 30 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अधिचर्म एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म एपिडर्मिस कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।